अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम पेश करने के हतमी फैसले के बाद इस पर डिबेट का सिलसिला जारी है। ख्याल किया जा रहा है कि इस तरमीम को इसी महीने मंजूर करवा लिया जाएगा। तरमीम के मुजव्वज़ा निकात जो मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हो चुके हैं, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ यही है कि इस तरमीम पर मुकम्मल बहस होगी और इसको इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। अब ये बयानात यूँ तो काफ़ी खुशाइन हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा, इस पर शुकूक व शुबहात इसलिए मौजूद हैं कि चंद दिनों पहले के वफाकी वज़रा के बयानात देखें तो वो इस तरमीम के हवाले से किसी भी एक्टिविटी को डिनाई कर रहे थे। और अगर अब ये कहा जा रहा है कि इस तरमीम पर कोई डिबेट होगी या सियासी जमातों को इन्वॉल्व किया जाएगा और फिर इसी महीने मंजूर भी करवाया जाएगा, तो ये बात समझना और इस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होगा, इसके लिए हमें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। लेकिन नंबर गेम की अगर बात करें तो नेशनल असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए 224 वोट्स दरकार हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद को इस वक्त 237 अरकान की हिमायत हासिल है। हुकूमत इसलिए कंफर्टेबल है कि इसे JUI फे की इस बार ज़रूरत नहीं, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के वक्त थी। लेकिन पीपल्स पार्टी के 77 वोटों के बगैर ये तरमीम मंजूर करवाना नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी यूँ तो इस फैसले को अपने 6 नवंबर के CEC इजलास से मशरूत कर चुकी है, लेकिन हमें बिलावल भुट्टो के कल के एक्स पोस्ट पर जिस तरह के रिस्पांस दिखाई दिए, इससे ये ख्याल किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम पर की जाने वाली खुफिया मुलाकातों को ओपन करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। जबकि दूसरी राय के मुताबिक इनके अकाउंट से इन निकात का ऐलान दरअसल इनकी तरमीम पर हिमायत का एक सबूत है। जबकि ये राय भी सामने आ रही है कि NFC अवार्ड या वो पॉइंट्स जिनमें 18वीं तरमीम को रिवर्स करने की बातें की गई हैं, दरअसल वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की फेस सेविंग देने के लिए रखी गई हैं। पीपल्स पार्टी इन पॉइंट्स को निकलवा कर क्रेडिट लेगी और बाकी तमाम तरमीम पर हुकूमत को सपोर्ट करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हुकूमत आइनी ढांचे में बुनियादी तब्दीलियाँ लाने पर गौर कर रही है, जिस पर काफ़ी सवालात भी उठ रहे हैं, तो ये यकीनन सियासी निज़ाम के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि फ़ेडरल पार्लिमानी सिस्टम में किसी भी इदारे का बैलेंस आउट होना पूरे सिस्टम का कोलैप्स तस्वर किया जाता है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। एतजाज़ साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 27th अमेंडमेंट पर बहस शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो साहब ने इस बहस का आगाज़ इस तरह किया कि उन्होंने कुछ उसके जो मंदरजात जो प्रपोज्ड प्रोबेबिलिटी है वो शेयर किए। अब उस पर एक डिबेट शुरू हो चुकी है। तो अब आर्ग्यूमेंट ये है हुकूमत का कि 26वीं तरमीम में चूँकि हमारी वो स्ट्रेंथ नहीं थी, JUI का प्रेशर भी था, इसलिए कुछ ऐसे लूप होल रह गए जिस वजह से ये तरमीम करनी पड़ रही है। इसके पीछे आपको इंटेंशन क्या लगती है? इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, NFC अवार्ड के हवाले से हम बात करें या इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात करें, इंटेंशन आपको क्या लगती है हुकूमत की? इंटेंशन जो हुकूमत की है वो लगती ये है कि जुडिशरी को अभी भी ज़रा लूज नहीं छोड़ना। और इसमें जो जब बात है, पता नहीं, खबर नहीं, मैंने चेयरमैन बिलावल की सुनी नहीं है तकरीर अभी। नहीं, इसमें एतजाज़ साहब तकरीर तो गालिबन कोई नहीं की, उन्होंने ट्वीट किया। अब इसमें बहस ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर जो मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान थे, पहले हमें मालूम है कि उनकी बाहमी मुशावरत से तकर्रियाँ तबादले हुआ करते थे, लेकिन अब अगर ये इख्तियार कि जज का तकर्रर करना है, तबादला करना है, हुकूमत के पास चला जाए फुल फ्लेज्ड, तो इससे क्या इफेक्ट आता हुआ आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर? जुडिशल सिस्टम में कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा। होता यही है कि ये फैसले जो गवर्नमेंट इन ऑफिस होती है वो ही करती रही है और उसी का इन्फ्लुएंस चल के 1-2 अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस को दे दी और बाकी अपने पास रखी, और उसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जो फ़र्क आएगा वो ये होगा कि इससे जुडिशरी बिल्कुल सबऑर्डिनेट हो जाएगी। जो जो इसमें बच गई है गुंजाइश, वो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसमें बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था इसमें 18वीं तरमीम में, और वो बड़ा एक मुस्बत किस्म का स्टेप था जिसमें कोई बहुत ज़्यादा
सबसर्वियंस ऑफ द जुडिशरी नहीं थी, उसमें ऐसा बैलेंस था कि गुड जजेस कुड बी अपॉइंटेड। अब तो जो जजेस अपॉइंट हो गए हैं 26वीं तरमीम, अगर 26वीं तरमीम के बारे में ये सोच लिया जाए, एंड आई वुड सबमिट, सोचना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि ये बिल्कुल इसका कोई पर्पस नहीं एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन दी 27th अमेंडमेंट जो अभी आनी है। तो 26th अमेंडमेंट ने तो ये साबित कर दिया कि जो भी आप का हर्फ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जरूरी नहीं है कि वो ये आपकी नीयत हो। और आपने जिस तरह मतलब है 26वीं तरमीम को इस्तेमाल किया है कि आपने कोई जज जो सुप्रीम कोर्ट में डाल दिए। अब आप सोचें, आई डोंट थिंक दे आर कॉम्पिटेंट, वो जजेस कॉम्पिटेंट हैं। वो जजेस को तो उनको तो मिल गई है, एक लॉटरी निकल आई है और वो चले गए। अब इसमें 26वीं तरमीम का भी इतना कसूर नहीं जितना उस पर कि जिस इंटेंशन से वर्क किया जा रहा है बाय द एग्जीक्यूटिव। तो बड़ा ये एतजाज साहब, इसके अलावा एक अनफिनिश एजेंडा जिसकी बात होती थी वो ये था कि आईनी अदालत हमने 26वीं तरमीम में नहीं बनाई लेकिन आईनी बेंच बना दिया, उसको कोर्ट विद इन अ कोर्ट कहा जा रहा है। तो अब हुकूमत ये कहती है कि अब आईनी अदालत जो है वो हमारा ये अनफिनिश्ड एजेंडा कंप्लीट कर देगी। तो ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी का ही फ़र्क होगा या आईनी कोर्ट बनने से कोई लार्जर स्केल के ऊपर भी चेंज आ सकता है सियासी नौयत के केसेस में? नहीं, आईनी अदालत का ये होगा कि आईनी अदालत में एक कंफ्यूजन नहीं होगी। वो ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन इस अदालत का मेंबर है और कौन नहीं है। यहाँ तो जो 26वीं आईनी तरमीम ने कर दिया है वो तो कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इटसेल्फ 2 हिस्सों में बांट दिया है और जुज वक्ती तौर पे एक जज आईनी बेंच का हिस्सा हो सकता है और एक जज उसके पास वो इख्तियारात नहीं हो सकते जो आईनी बेंच के जज को हैं, और वो भी बाद में कभी आईनी बेंच का हिस्सा भी बन सकता है, क्योंकि जो जुडिशियल कमीशन है जिसमें अक्सरियत इस वक्त हुकूमत की होगी और मेरा ख्याल है शायद हर वक्त ही हुकूमत की हो, वो इलेक्शन कमीशन जो है, वो जो जुडिशियल कमीशन है जिसने जजेस की अपॉइंटमेंट में भी असल किरदार और उसी का है। अब जुडिशियल कमीशन में आ गए हैं एडवोकेट जनरल भी, अटॉर्नी जनरल भी, और जो एग्जेक्टिव के लॉ मिनिस्टर भी, डायरेक्टली एग्जेक्टिव के एग्जेक्टिव है। अब ये चीज हमें आज सोचनी चाहिए, ठीक, कि जितनी दफा गवर्नमेंट बदलेगी उतनी दफा जजेस पे प्रेशर की अतराफ के से होता है वो बदलेगा। ठीक। और इसमें ये अब ये किसी को फायदा नहीं होगा, ये मुस्लिम लीग नवाज को फायदा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं होगा, पीटीआई को फायदा नहीं होगा, जमात इस्लामी को फायदा नहीं होगा, किसी को। जिसकी गवर्नमेंट आ गई, अगर सूबे में आ गई तो सूबे में उनका एक किरदार, क्योंकि वहां जो अपॉइंटमेंट की कमेटी है उस गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट हावी हो जाएगी, उसका एडवोकेट जनरल भी होगा, उसका लॉ मिनिस्टर भी होगा उसके। अब ये चीज स्विंग करेगी दिस वे एंड दैट वे। अच्छा। ये डिस्टेबलाइज करेगी इसको, जुडिशरी को, और इसका कोई फायदा किसी पार्टी को नहीं होगा अगर ये पार्टीज रहती हैं और उनमें आपस में ये इक़्तिदार की तब्दीली, हुकूमत की तब्दीली होती रहती। तो ऐसे एतजाज साहब अब भी कुछ जजेस हैं जिनसे हुकूमत ज़रा इनसिक्योर फील करती है, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि तकर्रुर करना, तबादले करना, इसमें कोई भी हिंड्रेंस ना रहे, हम इसको आसानी से कर लें ताकि रेजिस्टेंस जो भी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सबऑर्डिनेशन में आ जाएंगी अदालतें इसके बाद से। आपको लगता है देयर स्टिल आर सम जजेस जिनसे इनसिक्योर महसूस करती है हुकूमत? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ है, चंद है, लेकिन अब वो आटे में नमक के बराबर है। जो जज, जो चीफ जस्टिस मतलब एक किसी की बेल एप्लीकेशन फिक्स नहीं कर सकता,
किसी को अर्ली वो कहते हैं मुझे मेरा घर गिरा रहे हैं इस वक्त कमेटी में, और आप उसको रोकें, वो कहेगा मैं कमेटी की तरफ से रहूंगा। पहले कमेटी बैठेगी, कमेटी का एक जज कराची बैठा हुआ बेंच पे। अब वो किस तरह, ये तो जब उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की इसकी बातें आएंगी तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ये आप एक चीज देख लें, ये जब से ये आईनी बेंच बना है उसको बता सकते हैं आप कि कोई एक फाइनल डिसीजन भी है, कंक्लूसिव फाइनल डिसीजन फिलहाल तो नहीं नहीं होगा ही नहीं। अच्छा, ये तो होगा ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूं 26वीं आईनी तरमीम तो एक तरफ, उसको तो आप कोई जस्टिफाई कर सकते, पर उस पे अगर हमने जो देखा है गुज़श्ता चंद महीनों में जब से 26वीं आईनी तरमीम आई, उसकी जो प्रैक्टिस हो रही है वो तो इंतहाई मैलाफाइड है। अच्छा, वो तो जजेस तो अपने आप को उसमें खुदकुशी करके वो उन्होंने जो उसकी प्रैक्टिस की है वो जजेस जुडिशरी इज डेड 4-5 होंगे जिनका गिनती की जा सकती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन पे और प्रेशर पड़ जाए। ठीक है, ठीक है, आप क्यों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पर सब जानते हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 6 खड़े हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो दलेर हैं, बहादुर हैं, सही, और सही, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बाकी तो सब उन्होंने जी, वो शेक्सपियर के प्लेज में होता है ना, ग्रीक्स एंड रोमन्स हॉइस्टेड ऑन हिज ओन पेटार्ड, वो अपने छुरा अपने मार के और मर जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एतजाज़ साहब, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो 73 का आइन जब आता है उसके बाद मेरा ख्याल है सबसे बड़ी लैंडमार्क लेजिस्लेशन वो 18वीं तरमीम को ही कहा करते थे। आपके फॉर्मर कॉलीग्स भी हैं। अब आकर इसी 18वीं तरमीम का NFC अवार्ड का अगर इसमें हम कुछ चेंजेस देखें, जिससे ये शुबा पैदा हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम रिवर्सल हो जाएगा इसका, क्योंकि वफाक ये महसूस करता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, सूबे अमीर हो गए, वफाक गरीब हो गया, ताकत नहीं है हमारे पास। अगर ये सब रिवर्स होता है तो वही पीपल्स पार्टी जिसने ये तरमीम की थी वो कैसे सेल थ्रू करने में मदद देगी हुकूमत को, इसी तरमीम को? नहीं, देखें, एक तो बात है कि तरमीम कोई सहीफा नहीं है। दूसरी बात है कि मैं ये एडमिट करता हूं, और ये हमें पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी ने इस 18वीं तरमीम को न सिर्फ उसको पायलट किया, उसको इंट्रोड्यूस किया, उसको पायलट किया, पर बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मेहनत हुई उस पे 18वीं तरमीम पे, और उस पे उन्होंने रैशनलाइज किया फेडरल एंड प्रोविंशियल पावर्स को, फाइनेंस अवार्ड को, वाटर और ये सब जो दूसरी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन थी उसको, और इस तरह उन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस। और 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन और उस वक्त के जो हकायक थे उनको आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया। लेकिन 18th अमेंडमेंट जैसे मैंने कहा सहीफा नहीं है, और उसमें जो चंद डिफेक्ट्स हैं, मसलन वेदर ये डिफेक्टिव है कि डिफेक्ट है कि उसने प्रोविंसेस को बड़ा एम्पावर कर दिया फाइनेंशियली, लेकिन एक चीज हम उसको 18वीं तरमीम को, जैसे मेरे कुछ दोस्त बनाते हैं कि जी 18वीं तरमीम से हमने जो कुछ अखज किया है, निकाला है, और वो अब इज द लास्ट वर्ड। लास्ट 18वीं तरमीम में एक बड़ा डिफेक्ट आया, और डिफेक्ट किस वजह से आया? वो इस वजह से आया कि जो उसमें बहस कोई नहीं हुई। कोई 1 साल तकरीबन 29 मेंबरान सेनेट के और कौमी असेंबली के,
29 selected, very competent, selected MNA, उनमें आखिरकार एहसन जफर साहब थे, उनमें रजा रबानी साहब थे, उनमें और अच्छे वकुला पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स भी वो भी थे। बट इन 29 लोगों ने बहस की बंद कमरे में, और इनका ये फैसला था और कुरान पे हलफ लिया हुआ था कि कोई बाहर बात नहीं जाएगी जो अंडर डिलिब्रेशन। ठीक। वो जब डिलिब्रेशन करके उन्होंने फॉर्मूला ले आए तो फिर उन्होंने एक दिन में पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होने दी, वो सीधा मियां नवाज शरीफ भी आके हाउस में बैठ गए, ठीक, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बैठ गए। मियां नवाज शरीफ तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी का की गवर्नमेंट थी अप्रैल 2010 में, तो वो मतलब ऑपोजिशन के जो भी थे वो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सब बैठ गए, ठीक है, सारे एमएनए, और कोई 1-1.5 घंटे में उन्होंने पास कर दी। उसका नतीजा क्या हुआ कि इट वॉज नेवर कंसिडर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अच्छा, अब फ्लोर ऑफ द हाउस में जब तक डिबेट ना हो, जब तक 342 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली एंड 100 odd members of the Senate, they don't debate it. ये तो उस पर महीना 2 डिबेट होनी चाहिए थी। और डिबेट में मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा, आई हैव बीन इन पार्लियामेंट फॉर लॉन्ग ईयर्स, पहले प्रोविंशियल असेंबली में भी, तो मैंने देखा है कि आप सारे मुत्तफिक हो जाते हैं हाउस के, 100%। एक एमएनए होता है वो एतराज करता है, कोई अमेंडमेंट या आप कानून लाना चाहते हैं, वो एतराज करता है। जब वो एतराज करता है तो फिर एकदम पता लगता है आपको, ठीक है, कि ये तो सच बोल रहा है, इसने तो ऐसा पॉइंट दे दिया है कि हमारी सारी अमेंडमेंट ही खराब हो गई। मतलब कलेक्टिव विजडम जो है उसमें दिखाई देती है। ठीक 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 है, मुझे ये हाँ, मैं चौधरी सईद मोहम्मद मशहूर, वो इधर गुजरात की डिस्ट्रिक्ट, आप भावर वो है डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात की पहले एक तहसील होती थी, उसमें चौधरी सईद मोहम्मद एक ही यूज्ड टू वेयर ये जो तहमद होता है, ठीक, वो पहन के आते थे और पगड़ी रखी होती सर, और उनको सब पेंडू समझते थे। उन्होंने एक लॉ पे बड़ा पास करा रहे थे, मियां मुमताज दौलताना साहब, सही, उन्होंने उस पर कहा कि इसमें तो ये आप तो किसान नहीं, आपको पता ही नहीं है किसानों का मसला है, और इसमें क्या मसला क्या है, उसका हल क्या है। एंड व्हेन ही एक्सपाउंडेड इट, सारी असेंबली ने समझा ये तो बिल्कुल बिल्कुल वो डिबेट का जो टेक अवे होता है वो यही है कि डिसेंट भी आ जाता है। एतजाज साहब, ऑन द फाइनल नोट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का भी एक डेडलॉक है जो गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है। अब उसमें आइन तो यही कहता है कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी, अपोजिशन लीडर फिल वक्त है कोई नहीं, तो इस तरमीम के तहत ये मसला भी सेटल हो सकता है विदाउट दी अपोजिशन, या कोई और रास्ता निकालेगी हुकूमत? अब नहीं, अपोजिशन के बगैर तो नहीं होना चाहिए, हो सकता तो नंबर्स गेम है, वो तो हो सकता है, पर होना नहीं चाहिए। बिकॉज आई टेल यू, एज फार एज आई एम कंसर्न, द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज बीन दिस सिकंदर राजा सुल्तान जी, राजा सुल्तान सिकंदर, हाँ, वो तो मैंने कहा था 3 दफा ये बादशाह है, and he has been the worst, not just a CC, but the worst officer that I have seen in my experience in of the administration. तो इस किस्म का अगर चाहेंगे तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इस तरह का है बंदा, तो वो तो बड़ी उससे पाकिस्तान की और हजीमत होगी, और ये इलेक्शंस फेयर नहीं हो सकेंगे। अच्छा, और एतजाज साहब, इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि तालीम को और आबादी का जो शोबा है उसको वफाक चाह रहा है कि वो वफाक के अंडर आ जाए, सूबों से ये सब्जेक्ट वापस ले लिया जाए। चलें, एजुकेशन की समझ आती है कि एक यूनिटरी किस्म का तालीमी निज़ाम वो बनाना चाह रहे हैं, ये पॉपुलेशन का क्या माजरा है?
ये पॉपुलेशन पे तो आप बात ही नहीं कर सकते। पॉपुलेशन तो एक ऐसा महकमा है जो अयूब खान के वक्त मूवमेंट चल गई थी, मौलवियों ने चलाई थी कि जी ये आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। उस वक्त कहलाता था पॉपुलेशन कंट्रोल। उन्होंने कहा जी आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ये तो अल्लाह ताला का तरफ से जितनी औलाद उसने देनी है वो देनी है, आप उसको कम नहीं कर सकते, कत्ल है ये वो। अब उसके प्रेशर के तहत आपने नाम रख दिया उसका पॉपुलेशन कंट्रोल से पॉपुलेशन वेलफेयर, ये नाम रख दिया कि इसमें कंट्रोल नहीं कर रहे, हम वेलफेयर कर रहे। वो उसमें भी ना बात आए तो आपने कोई सोशल वेलफेयर या इस किस्म का नाम कर दिया। ठीक। तो पॉपुलेशन पे तो कंट्रोल पे तो असल में पढ़ाना पड़ेगा। और बांग्लादेश ने खासकर बड़े अच्छे अंदाज से इसको डील किया। उन्होंने जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल पे जहां भी, जिस दुनिया में भी, जिस मुल्क में भी होती थी कॉन्फ्रेंस, ये भेज देते थे साथ अपने 3-4 जय्यद उलमा, उनको भेज देते थे कि वहां जाके दुनिया में भी कुछ जवाब दें। और उसमें उसका तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। सही, हमें भी कुछ इतना करना चाहिए। पर एक चीज मैं आपको अर्ज करूं कि ये पॉपुलेशन और एजुकेशन, इनको अगर ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं तो कंकरेंट लिस्ट पे कर दें। अच्छा, रादर देन के इसको प्रोविंसेस को बिल्कुल ही निकाल दें। ठीक है, तो ये रैशनल हो सकता है वफाक का जो आपने एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत मज़ामत का रास्ता लेते हुए दिखाई देती है, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट जिस पे गुज़श्ता रोज़ भी हमने बात की थी, वो फवाद चौधरी साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, महमूद मौलवी साहब हों, उनका शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलना और ये कहना कि करंट लीडरशिप फ़ेल हो चुकी है, इसीलिए उनको ये रास्ता तलाश करना पड़ेगा जिससे खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। और उस पर उसके बाद में एक इल्ज़ामात की बौछार हुई सोशल मीडिया पर। PTI के अपने सोशल मीडिया की तरफ से एक्यूजेशंस लगे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप है। इस पर यह तसव्वुर किया जाना कि कोई मफाहमती रास्ता अगर नहीं लेते तो एहतजाज सलूशन है या नहीं, ये भी वक्त बताएगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब की सिलेक्शन ही खान साहब ने इसीलिए की कि वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि 27वीं तरमीम जो कि टेबल होने जा रही है, इसके बाद क्या हुकूमत की पोजीशन मजबूत होगी या कमज़ोर होगी, क्योंकि इस मरतबा JUI फे पर भी रिलायंस नहीं है गवर्नमेंट की। तो PTI का इस पर क्या स्टांस होगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का असद साहब। एक ट्वीट आपने किया, आपने कहा कि मुझे ख़ुद अखबारात से, टेलीविज़न से अंदाज़ा हुआ, सोशल मीडिया से, कि ये जो नई तहरीक चल गई है खान साहब की रिहाई के लिए, इसका आप भी हिस्सा हैं। आपने डिनाई किया कि आप इसका पार्ट हैं। तो अगर महमूद मौलवी साहब या फिर इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब कन्विंस हो सकते हैं कि उनको कुछ करना चाहिए और वो ये समझते हैं कि करंट लीडरशिप जो है वो फेल हो रही है इस एंडेवर में कि खान साहब को जेल से बाहर निकलवाना है, वाई कांट यू बी अ पार्ट ऑफ इट? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने तो उस ट्वीट में भी कहा था कि कोई भी अगर कोई कोशिश करता है इमरान खान को और बाकी असीरान को बाहर निकलवाने की, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है। बिकॉज मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का जब तक सियासी बुरान ख़त्म नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे कामयाबी से नहीं चल सकता। और उस ख़त्म होने के जो लवाजमात में, उसमें से एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल में, इमरान खान जिस मुश्किल में, वो ख़त्म। तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि मैं एक इनफरादी एक शख्स के तौर पे, एक आदमी जो सियासत छोड़ चुका है, क्योंकि फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल अभी भी सियासत में शामिल हैं। वो कहते हैं हम सियासत करना चाहते हैं। महमूद मौलवी, मैं तो सियासी तबसरा करता हूँ, मेरा जहन है, सोच है। तो एक इनफरादी शख्स जो है वो बैठ के क्या रिहाई की तहरीक चलाएगा? अपनी आवाज़ उठा सकता है, मशवरे दे सकता है, वो मैं देता रहता हूँ। मतलब आप होपलेसनेस की, मायूसी की उस स्टेज पे हैं कि आपको इम्कान भी नज़र नहीं आता वापस आने का सियासी मैदान में? नहीं, मेरे कोई शौक ही नहीं है भाई। ठीक, अच्छा। अगर आपने मेरा जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था वो जमाना देखा होता कि कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया,
तो आपको पता होता कि मुझे कोई सियासत का कोई वैसे ही शौक कोई अच्छा अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है तहरीक इंसाफ का कि अब ये लोग जब गए हैं, शाह महमूद साहब से मुलाकात हो गई, सारा सोशल मीडिया पीटीआई का बजाय इसके कि कोई उम्मीद लगाए कि कोई रास्ता निकल सकता है, इन्हीं को एक्यूज़ करना शुरू कर दिया कि आपको किसी ने फ़ोन करवा के मुलाकात करवा दी, आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, आप रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही चलता रहेगा, इन फाइटिंग ही बंद नहीं होगी, तो पार्टी को फिर इस सारे भंवर से निकालेगा कौन? मुझे नहीं समझ में आती कि एकदम से परेशानी क्यों जाती है। क्या लेट्स एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसी ने भिजवाया इनको और ये सारी तहरीक जो चल रही है वो किसी के कहने पे चल रही है, तो लोग क्या इमरान खान को इतना कच्चा समझते हैं, इतना सियासी तौर पर नाबालिग समझते हैं कि ये जाके उनको कोई बात कह देंगे और इमरान खान उस बात से इत्तेफाक कर जाएंगे जिसको उनको नहीं करना चाहिए। भाई इमरान खान की रिहाई की तहरीक तो उसी वक्त कामयाब होगी ना जब इमरान खान हामी भरेंगे उसके अंदर। तो ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि यार ये जो कर रहे हैं इससे फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती कि इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। अच्छा, हमें तो वैसे जो ख़बरें मिलती रहती हैं उसके अकॉर्डिंगली तो शाह साहब की जो स्ट्रगल है जेल में रहना इतनी देर, उसकी कोई ख़ास एक्नॉलेजमेंट खान साहब की तरफ से नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि अगर वो जेल से बाहर आते हैं, वो लीडरशिप की पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं, तो खान साहब कबूल कर लेंगे इसको? नहीं, शाह महमूद कुरैशी तो वाइस चेयरमैन भाई इमरान खान साहब ने खुद ही बनाया था ना। वो तो माजी की बात थी ना, वो तो जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब भी बड़े रेलेवेंट थे। एक सेकंड रुक जाए भाई, माजी की बात नहीं है। 2011 में उन्होंने बनाया था, 2025 आ गया, 14 साल से वो वाइस चेयरमैन है। इमरान खान आज से कोई 1-2 माह पहले तक, पिछले माह उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बदल दिया। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तब्दीलियां नहीं करते हैं, वो बड़ी बड़ी तब्दीलियां आज भी कर रहे हैं। तो अगर शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन ओहदे पर मौजूद हैं आज भी, तो जाहिर है इमरान खान की मर्जी से मौजूद है ना, तो मेरे कहने पे तो नहीं लगे हुए वहां पे। सही। तो आपको ज्यादा उम्मीद इस नए फैक्शन से है जो कि दिखाई दे रहा है अब, या फिर वो एलएलबी क़यादत जो पीटीआई की है, जो कि अकॉर्डिंग टू दीज पीपल जो शाह साहब से मिलने गए फेल हो चुकी है? एलएलबी की जरा तशरीह करें, मतलब जो लॉयर्स हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, बाकी लोग। अच्छा नहीं, देखिए तहरीक इंसाफ के अंदर जो है, अब आप ज्यादती करें, तहरीक इंसाफ के अंदर वाकई में जो बड़े ओहदे हैं, 2 बड़े ओहदे, उसमें दोनों लॉयर्स हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बहुत सारे पुराने मजे हुए सियासी लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इमरान खान के साथ गुजारी है। उसके अंदर असद कैसर भी हैं, आतिफ खान भी हैं, जुनैद अकबर भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, अगर इमरान खान की रिहाई की तहरीक है, तो आपको पता है मैं तो एक इदारा जाती, एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच के ऊपर यकीन रखता हूं। तो इस वक्त जो इमरान खान की तंजीम है वो तहरीक इंसाफ है, और जो लोग इस वक्त वहां पे लगे में, आपका उनके बारे में एक राय हो सकती है, मेरी उनके बारे में एक राय हो सकती है, लेकिन ना आपको ना मुझे इस बात पर कोई शक है कि लगाए भी इमरान खान नहीं है जी। तो अगर इमरान खान की रिहाई की तहरीक होनी है तो लीड तो उन्होंने ही करनी है, लेकिन अगर कोई और आके उसके अंदर मजबूत अपना हिस्सा डाल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए कि चलें यार, आप भी कोशिश करें। सही। तो शाह साहब का आपने कहा ना कि जो ओहदा उनके पास है काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन शाह साहब की रिकमेंडेशन पे तो अमल नहीं होता। जब लेटर लिखा इन सब रहनुमाओं ने कि मुज़ाकरात करने चाहिए, खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा एजिटेशन करो, सड़कों पर आओ, प्रेशर एक्सर्ट करो। नहीं, देखें शाह साहब जो हैं वो जिस वक्त हम बाहर भी थे, जिस वक्त आमने सामने भी बैठते थे, एक कमरे के अंदर बात भी होती थी, तो शाह साहब की राय जो है वो बहुत अहम जरूर होती थी, लेकिन आखिर में फैसला तो इमरान खान करते हैं ना। तो शाह साहब की बात को सुनेंगे जरूर, उसको वजन भी देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी नतीजे पे पहुंचे जिसपे शाह महमूद कुरैशी पहुंचते हैं, वरना माजी में बहुत बड़े बड़े फैसले उनके कहने पे किए हुए भी हैं। असेंबलियां तोड़ देना, सूबाई असेंबलियां तोड़ देना शाह महमूद कुरैशी का मशवरा था, इमरान खान का ये आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही शाह साहब ने कहा, खान साहब को पसंद आया और वो आपने देखा असेंबलियां टूट गई और उसके बाद की दास्तान आप जानते हैं। ठीक है। और जो ओहदे जो तब्दील हुए, सुहेल आफरीदी साहब की तकर्री देख लीजिए, या फिर खान साहब का अपना जो डिमीनर है, अंसार अब्बासी साहब भी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो रुकावट है मुज़ाकराती अमल में, जो शख्सियत वो खान साहब की अपनी है, क्योंकि वो जारहाना अंदाज़ है पॉलिटिक्स का।
तो इतने अग्रेशन के साथ फिर स्पेस कौन लेकर देगा पार्टी को, क्योंकि जिस किस्म की क़यादत का वो इंतखाब करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि जो जितना कन्फ्रंट कर सकता है उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाए। अच्छा, 1 महीने पहले क्या 2 हफ्ते पहले तक तो अली अमीन गंडापुर थे ना। अली अमीन गंडापुर के तो रवाबित भी अच्छे थे, एक वर्किंग रिलेशनशिप भी थी। तो भाई उनके होते हुए आपको कितनी बातचीत होती हुई नजर आई, कितने मुज़ाकरात होते हुए नजर आए। आखिरी जो अटेम्प्ट की गई थी बातचीत की वो हुई थी जनवरी इस साल, यानी उसको 10 माह गुजर चुके हैं और वो भी खत्म ऐसे हो गई थी कि वो जो मुज़ाकराती टीम थी उन्होंने तो कोशिश की कि एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर जो यूसुफ रजा गिलहनी जो पीपल्स पार्टी के सेनेट चेयरमैन हैं उन्होंने इशू किया है उसके ऊपर कंप्लायंस हो जाए, तो वो भी नहीं करवा सके थे। तो उस मुज़ाकराती अमल को सबटाज तो तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं, जो भी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जिनको नहीं पसंद था वो मुज़ाकराती अमल, वो तो वहां से सबटाज हो गया था। तो अभी तो आप कोई चॉइस ही नहीं छोड़े ना। आपको पता है कि मैं शुरू पहले दिन से ये कहता चला आ रहा हूं कि सियासी बुहरान का हल मुज़ाकरात के जरिए होगा और मैं आज भी ये कहता हूं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो पिछले चंद माह से सूरत हाल है, कई माह से सूरत हाल है, उसमें तहरीक इंसाफ के पास चॉइस किया सवाए एग्रेशन के, या कोशिश करें कि वो कोई बड़ी एहतजाजी मुहिम चला सकेंगे नहीं चला सकेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन उसके अलावा तो कोई आपने उनके पास रास्ता ही नहीं छोड़ा। ठीक है, आपने ये भी कहा ना कि यही जो आप बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात से ही सियासी बहरान ख़त्म होगा, लेकिन चूंकि दीवार से लगाया जा रहा है पीटीआई को, खान साहब को, दैट्स वाई दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस, जो आप बात कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि उसके बाद फिर जो होगा उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। हमें मालूम है कि एजिटेशन की तो स्पेस ही नहीं बची, हुकूमत तो ये कहती है जो भी बाहर आएगा क्रश कर देंगे उसको। तो आपको उम्मीद है ऐसे एहतजाज से जिसको लेकर आप गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं? मेरी तो उम्मीद ये है कि वहां तक बात पहुंचे ना और हुकूमत जो है वो हिकमत की बुनियाद के ऊपर फैसले करे, सियासी सोच की बुनियाद पे फैसले करे, जमहूरी सोच की बुनियाद पे फैसले करे। देखिए, आप मेरी अगर बयान उठा के देख लें, आपके टेलीविजन चैनल पे मैं जो आके आपके प्रोग्राम में जो मैं कहता रहा हूं, पिछले साल जो है मेरा ज्यादातर जोर ये होता था, वो तहरीक इंसाफ के ऊपर था कि यार आप हुकूमत से बात करने से क्यों गुरेजा हैं। ये गैर सियासी बात है, आपको हुकूमत के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। वो जरूर फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन वो फिर भी सियासी पार्टी है, वो किसी ना किसी के वोट फिर भी लेकर आए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं ये कह रहा हूं कि इस सूरत हाल के अंदर तो वो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। आप कल अगर हुकूमत कोई इसके ऊपर इनिशिएटिव लेती है तो सबसे पहले आप आवाज मेरी सुनेंगे। मैं कहूंगा कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल उसके ऊपर मस्बत जवाब देना चाहिए। ठीक। मैं थ्रेटन नहीं, मैं कौन होता हूँ थ्रेटन करने वाला? नहीं, वॉर्न मैंने कहा वॉर्न कर रहे हैं आप। अच्छा। मैं अकेला, हाँ चले, वार्निंग जरूर है। देखें, ठीक, वार्निंग है, ये मेरा मानना जरूर है। देखें, मुझे नहीं पता कि जिस वक्त लोग सड़कों पर निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मुझे नहीं पता कितने लोग निकलेंगे, मुझे नहीं पता हुकूमत कितनी ताकत इस्तेमाल करेगी। मुझे ये पता है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है ना, तो मुजम्मिल किसी को भी नहीं पता होता कि वहां किधर जाएंगे। हो सकता है कोई भी बड़ी चीज ना हो सकता है कोई बहुत बुरी चीज हो, तो उसका खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। और खास तौर पर जब आपके मगरबी सरहद के ऊपर भी टेंशन हो, जब आपको अफगानिस्तान की तरफ से भी इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो, मशरिक में तो है ही हैं आपके नरेंद्र मोदी बैठे हुए, वो आपकी मगरबी सरहद भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगानिस्तान के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो तो आपको नहीं लगता मजबूत से मजबूत तर इस तरह हो रही है कि नंबर भी उनके पास है पार्लियामान में, 27वीं तरमीम की भी डिस्कशन शुरू हो गई है, अब वो जजेस के तकर्रुर पे बात कर रहे हैं, आइनी कोड बनाने पे बात कर रहे हैं, NFC में तरामीम करने की बात कर रहे हैं, विफाक को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। PTI इज सिटिंग ऑन द गैलरी एज अ स्पेक्टेटर, और अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो तो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जल्द PTI मैस रिज़ाइन करके बाहर आ जाएगी असम्बली से। क्या हासिल कर लेंगे, क्या सीखा माजी के एक्सपीरियंस से? वुडंट बी एन एब्सोल्यूट फॉली अगर PTI ये करती है तो? अच्छा, पहली बात तो जो आपने कहा ना कि हुकूमत मजबूत से मजबूत होती चली जा रही है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। अयूब खान भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में थे, याया खान भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में थे, ज़ियाउल हक भी थे, मुशर्रफ भी थे। वो जब भी निज़ाम जिसकी आवाम में जड़े ना हो ना मुजम्मिल, वो निज़ाम जो है वो जैसे ही वो डिस्पेंसेशन जाती है वो निज़ाम खत्म हो जाता है। तो बाकी तो वो तो फौजी जनरल थे, वो इनफरादी शख्स थे, वो चले गए, इदारा चलता रहता है, इदारा अपनी एक हैसियत रखता है, उसकी ताकत है, वो चलती रहती है। ये तो सियासी पार्टी जिनको आप कह रहे हैं मजबूत हो गए, मेरे ख्याल में ये अपनी
तारीख में अपनी सियासत के इतने कमजोर कभी नहीं हुए, और ये अभी और जो मजीद काम करते जा रहे हैं ये अपने लिए घड़ा खोद रहे हैं। अच्छा। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, तमाम सियासी कुव्वतों के लिए घड़ा खोद रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो जो आपको उनकी सूरत हाल मजबूत नजर आती है, मुझे तो इंतहाई कमजोर नजर आती है। और बहैसियत एक इंसान के जो जमहूरियत में यकीन रखता है, मेरे चाहे वो सियासी मुखालिफ भी हों, लेकिन मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी हकीकत ही खत्म कर दें और उनकी अवाम में जड़ें ही खत्म हो जाए, जिसके जो बहुत हद तक अब हो चुका है। मजबूत सियासी जमात उस वक्त होती है जिस वक्त उसकी अवाम के अंदर जड़े हो। अब आपका सवाल जो तरीके इंसाफ है, देखिए तरीके इंसाफ ने माजी के अंदर ऐसे फैसले किए, आप कहते मेरी तो पब्लिक पोजीशन है, हमें कौमी असेंबली से 2022 के अंदर नहीं इस्तीफा देना चाहिए था, मेरी राय के अंदर 2022 में असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी, वो ठीक बात है। लेकिन अगर कभी कोई असेंबली बनती थी जिसमें ना बैठना जो है उसका कोई जवाज नजर आता है, तो वो अभी की असेंबली। सही, कोई फैसला हो नहीं रहा। आप खुद इनसे ऑफ कैमरा जरा बात करें ना, हुकूमत वालों से भी, वो भी आपको बताएंगे कि इस असेंबली के हालात क्या हैं। ठीक है, मतलब मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन तो आपको मालूम है पार्लियामान की हकीकत। लेकिन सही, मतलब तरमीम करने में कामयाब भी हो जाएं तो मजीद कमजोरी करेगी। हो जाएंगे उससे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।